हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे सेक्शन 34 के अंदर डिक्लेरेटरी डिक्रीज़ को। हम समझेंगे डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब, उसकी एग्जीक्यूशन के बारे में, एंड ऑल्सो वील अंडरस्टैंड सम मेजर लैंडमार्क केस लॉज अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। सो आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि डिक्लेरेटरी डिक्री का मतलब क्या है। डिक्लेरेटरी रिलीफ बेसिकली एक काइंड का रिलीफ होता है जो कोर्ट उस प्लेंटिफ को देता है जो कि जिसके फेवर में कुछ राइट होता है। तो डिक्लेरेटरी डिक्री उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास कोई राइट होता है, और वो कैसा राइट होना चाहिए, वो एक पहले से एग्जिस्ट करता हुआ राइट होना चाहिए। मतलब जो आपके पास राइट पहले से है, कोर्ट उसको सिंपली डिक्लेयर कर देता है और आप पे कोई नए तरीके का राइट कन्फर नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक मियर डिक्लेरेशन होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। मतलब डिफेंडेंट को ना ही कुछ पे करना होता है, ना ही कुछ परफॉर्म करना होता है। तो इससे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या डिक्लेरेटरी डिक्री की एग्जीक्यूशन पॉसिबल होती है फ्रेंड्स? एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जो भी जजमेंट डेटर होता है उसको कुछ चीज़ करना पड़ता है डिक्री होल्डर के लिए, है ना। जैसे कि उसको कुछ डिक्री होल्डर को पे करना पड़ता है या फिर परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो डिफेंडेंट होता है उसे ना ही तो कुछ पे करना पड़ता है, ना ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसलिए डिक्लेरेटरी डिक्री का नेचर ऐसा होता है कि उसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन इसका एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो कि इसका एक्सेप्शन है जहाँ पर एग्जीक्यूशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक क्लब है और आप इसके मेंबर हो, बट ये जो क्लब का ओनर है ना, ये ए पर्सन, तो ये ए बोल रहा है कि नहीं, आप इस क्लब के ओनर नहीं हो, आपकी मेंबरशिप को वो डिनाई कर रहा है। साथ ही इस क्लब में आपकी एंट्री पर उसने बैन कर रखा है। तो यहाँ पे कोर्ट के सामने आप जाओगे और कोर्ट से दो चीज़ मांगोगे। एक तो कोर्ट को आप ये बोलोगे कि आप ये डिक्लेयर कर दो कि मैं मेंबर हूँ इस क्लब का, ओके, तो मेंबरशिप को आप डिक्लेयर कराओगे। और दूसरी, आप एक के अगेंस्ट एक परपेचुअल इंजंक्शन भी मांग सकते हो ताकि ये आगे जाके आपकी मेंबरशिप को डिनाई ना करे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का जो नेचर है, इसकी तो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो परपेचुअल इंजंक्शन है इसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो सकती है, भले ही दोनों एक सूट में दिया गया है जो कि है डिक्लेरेशन की सूट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी की पर्पस या पॉलिसी क्या होती है डिक्लेरेशन लेने के लिए। तो बेसिकली कोर्ट सो बेसिकली कोर्ट डिक्लेरेशन करता है इक्विटी और जस्टिस करने के लिए। और ये इक्विटी और जस्टिस कैसे करता है? ये स्टेबिलिटी लाकर करता है आपके लीगल स्टेटस और लीगल रिलेशंस में। क्योंकि जब तक आपकी टाइटल अनसर्टेन रहेगी, जब तक सामने वाले आपको एक एप्रीहेंशन रहेगी कि सामने वाला मेरी टाइटल को या कैरेक्टर को थ्रेटन कर रहा है या फिर थ्रेटन कर सकता है, तो उतने टाइम तक तो आपको अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इस अनसर्टेनिटी को डिक्लेरेशन के थ्रू कोर्ट हटाता है और एक स्टेबिलिटी लाता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट ये है फ्रेंड्स कि डिक्लेरेटरी जो डिक्री होती है वो इन पर्सनम होती है, ना कि इन रेम होती है। व्हाट डू वी मीन बाय इन पर्सनम? इन पर्सनम से हम ये समझते हैं कि वो बस, देखिए, इन रेम का क्या मतलब होता है कि जो भी डिक्री आएगी वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट एप्लीकेबल रहेगी। मतलब आपने भले किसी सूट ए और बी के बीच में है, लेकिन जो डिक्री आई वो सारे अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एप्लीकेबल रहेगी। पर्सनम का मतलब होता है कि जो डिक्री आएगी वो बस पार्टीज टू द सूट, है ना, पार्टीज या फिर कोई भी जो पार्टीज़ के एलआर है या जिनके थ्रू पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं, बस इन्हीं तीनों पर वो अप्लाई करेगी। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है ना, और पर्सनम का मतलब भी आपको इस समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एच एक बंदा है, इसकी एक प्रॉपर्टी है और इसका जो सन है दैट इज़ HS, और यहाँ पे एक पर्सन है ए। तो अब ये जो ए बंदा है वो HS के अगेंस्ट ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे डेड फादर ने मुझे बेच दी थी। तो यहाँ पे HS की जो राइट है इस प्रॉपर्टी पे उसको डिनाई कर रहा है एक तरीके से ए। तो HS कहाँ जाएगा? ये कोर्ट से जाएगा और एक डिक्लेरेशन लेगा कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और ए की कोई राइट नहीं है। तो अगर डिक्लेरेटरी डिक्री पास होती है तो ये बस एप्लीकेबल होगी HS पे
ए पे या फिर ए के एलास पे। ओके, तो अगर कोई दूसरा बंदा है, फॉर एग्जांपल सी, कल को वो सूट करता है एच एस पे, तो इनके बीच की जो डिक्री थी वो सी पे बाइंडिंग नहीं होगी क्योंकि ये पार्टी टू द सूट नहीं था। सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय पर्सोनम। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम ये देखते हैं कि डिक्लेरेटरी डिक्री का सूट कौन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज़ इंटाइटल्ड। तो जो पर्सन इंटाइटल्ड होता है किसी सब्सटैंटिव लीगल राइट के लिए वही फाइल कर सकता है डिक्लेरेशन की सूट। ओके, सो इंटाइटल कौन होता है? तो इंटाइटलमेंट आपका फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि इंटाइटलमेंट आपकी प्रेजेंट इंटाइटलमेंट होनी चाहिए, मतलब करेंट टाइम में होनी चाहिए। ओके, तभी आप फाइल करोगे। अगर आप एक ऐसी राइट के लिए फाइल कर रहे हो जो आपकी फ्यूचर में अराइज करने वाली है तो उस राइट के लिए यहाँ पर नहीं आप फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पेक सक्सेशनिस्ट की राइट है ना, तो अगर कोई एच है जिसके फेवर में एक लाइफ स्टेट क्रिएटेड है, तो ये जब तक अपनी लाइफ स्टेट इंजॉय करेगा और इसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी आनी है एक्स के पास या फिर एक्स के एलआर के पास, तो जब तक ये एच जिंदा है तब तक एलआर की तो कोई राइट है नहीं। तो अगर उन्होंने क्लेम कर दिया कि डिक्लेयर कर दीजिए कि एच के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी हमारी होगी, तो ऐसी डिक्लेरेशन कोर्ट नहीं करेगा क्योंकि करंट टाइम देखेगा। करंट टाइम में क्या एलआर की कोई राइट है? नहीं है, ये तो एच के मरने के बाद आएगी। तो इसीलिए ये पर्सन इंटाइटल नहीं है रिलीफ मांगने के लिए डिक्लेरेटरी डिक्री की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक पार्टीशन का एग्जाम्पल। तो सपोजिंगली ये एक प्रॉपर्टी है और इसके 4 लोग भागीदार हैं, तो देयर आर 4 पर्सन्स जो इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। अब ये जो पर्सन ए है वो एक डिक्लेरेटरी डिक्री मांग रहा है कोर्ट से कि डिक्लेयर कर दीजिए कि जब भी आगे को पार्टीशन होगा तो मेरी जो शेयर है वो 1/4 होगी, है ना। तो देखिए पार्टीशन आगे जाकर होगा, चूँकि चारों को पार्टनर्स है तो इनका एक राइट है इस प्रॉपर्टी में, लेकिन इनकी शेयर एक ही शेयर इतनी होगी ज़रूरी थोड़ी ना। इस जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई और को पार्टनर भी ऐड हो सकता है या फिर किसी की डेथ भी हो सकती है, तो ये जो 1/4 का शेयर है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसीलिए ये डिक्लेयर करना कि जब भी आगे को पार्टीशन होगा तुम्हारा शेयर 1/4 ही होगा, ये गलत है। तो इस तरीके की डिक्लेरेशन कोर्ट नहीं ग्रांट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि इंटाइटलमेंट किन चीज़ों को लेकर होनी चाहिए, मतलब जो पर्सन डिक्लेरेशन मांगने आया है वो किस तरीके से इंटाइटल्ड होना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए। तो पहला है कि राइट एज टू प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे वर्ड बस प्रॉपर्टी रहता तो बस और बस प्रॉपर्टी की ही डिक्लेरेशन मांगता, लेकिन राइट एज टू प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी के लिए भी डिक्लेरेशन मांग सकता है, और एज टू का मतलब अदर राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, उसके लिए भी डिक्लेरेशन मांगा जा सकता है। अब अदर राइट्स के क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? अदर राइट्स जैसे कि जो भी राइट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल ईजमेंट्री राइट, यूसुफ्रैक्टरी राइट, राइट ऑफ रिडेम्पशन, राइट ऑफ मॉर्टगेज, राइट ऑफ फोरक्लोजर, तो ये सारे आपके अदर राइट्स में आ जाएंगे। वहीं लीगल कैरेक्टर के लिए भी डिक्लेरेशन मांगा जा सकता है। लीगल कैरेक्टर का मतलब है कोई पर्सनल नेचर की राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट से ये डिक्लेयर कराने जा सकते हो कि डिक्लेयर कर दो कि मेरी बर्थ ऑफ डेट ये है, मैं इस दिन जन्मा हूँ, या फिर आप ये डिक्लेयर कराने जा सकते हो कि मैं एच की लीगली वेडेड वाइफ हूँ, या फिर कि मैं इसका लेजिटिमेट सन हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए डिक्लेरेशन किया जा सकता है। ओके, एंड सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम आगे समझते हैं। सेक्शन 34 को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 34 सेज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। सो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, तो आपको याद रखना है कि भले ही डिक्लेरेशन के लिए आपने बता दिया हो कोर्ट को कि आप इंटाइटल्ड हो किसी राइट के लिए और कोई पर्सन आपकी राइट को डिनाई कर रहा है, फिर भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो इवन आफ्टर यू प्रूविंग ऑल द थिंग्स फिर भी कोर्ट
रिजेक्ट कर सकता है और आपको डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है। तो आइए देखते हैं, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर। इंटाइटलमेंट का मतलब हम आगे समझ चुके हैं कि प्रेजेंट में इंटाइटलमेंट होनी चाहिए, फ्यूचर राइट्स को लेकर नहीं होनी चाहिए। और ये इंटाइटलमेंट आपकी कब तक कंटिन्यू करनी चाहिए, जब तक कि सूट खत्म नहीं हो जाता है। ओके और ये इंटाइटलमेंट किस चीज़ को लेकर होनी चाहिए, तो कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल बर्थ ऑफ डेट, लेजिटिमेट सन हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये इंटाइटलमेंट आपकी प्रॉपर्टी की राइट को भी लेकर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ वर्ड एज टू लिखा है तो मेन प्रॉपर्टी को भी आप डिक्लेयर करा सकते हो और अदर राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल ईजमेंट वगैरह, वो भी करा सकते हो। तो वर्ड एज टू से जो स्कोप होता है वो प्रॉपर्टी का, वो काफ़ी वाइडन हो चुका है। मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन। अब ये देखते हैं जो डिफेंडेंट है वो कैसा होना चाहिए, या तो वो डिनाई करना चाहिए या वो इंटरेस्टेड होना चाहिए डिनाई करने में। तो डिफेंडेंट या तो प्रेजेंट में डिनाई करे या इंटरेस्टेड हो डिनाई करने में। अब हम इसका क्या मतलब है, डिनाई करना चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय दैट, है ना। तो डिनाई करना चाहिए मतलब अभी कुछ ऐसे टैंजिबल मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे टैंजिबल मटेरियल अवेलेबल हैं कि आप ये प्रूफ कर सकते हो कि डिफेंडेंट डिनाई कर रहा है आपकी राइट। सो रियल हॉस्टिलिटी होनी चाहिए, कोई रियल सब्सटेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हो डिनाई कर रहा है। बस मियर स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर नहीं कोर्ट आपको ग्रांट करेगा। स्पेक्यूलेशन या सस्पेशन के बेसिस पे कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं देता है। वैसे इंटरेस्टेड टू डिनाई का मतलब है फ्रेंड्स कि प्रेजेंट में तो कोई डिनाइल नहीं हो रही है, लेकिन अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि आगे जाके डिनाइल हो सकती है। तो यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट में कुछ टैंजिबल मटेरियल्स प्रूफ करने पड़ेंगे। अब इंटरेस्टेड टू डिनाई का मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। सपोजिंगली कि एक एच है ना, उसने एक डब्लू से शादी किया और डब्लू का पहले से कोई पति था H1, तो H1 से उसे बेटा था S1। तो अब ये डब्लू सबको बोलती है कि ये जो बेटा है S1 ये H का है। तो अभी तो S1 अपने जो सेकंड फादर हैं H से, उससे कुछ क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन मे भी आगे जाके ये प्रॉपर्टी का राइट वगैरह क्लेम करे। तो इसीलिए H है ना, ये डिक्लेरेशन की सूट ले सकता है कोर्ट से कि आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि S1 मेरा सन नहीं है, क्योंकि आगे जाके S1 इंटरेस्टेड हो सकता है डिनाई करने के लिए प्रॉपर्टी को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे ये देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में हमें ये भी दिया हुआ है कि जो ट्रस्टी होता है, जो बेनिफिशियरी के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वो भी पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई होता है और वो भी फाइल कर सकता है डिक्लेरेशन की सूट को। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन 34 सेज एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन make therein a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for further relief। मतलब मेन प्रोविजन तो ये बोल रहा है कि जो प्लेंटिफ है वो आपकी फर्दर रिलीफ नहीं मांग सकता है, लेकिन वही प्रोवाइजो में क्या बोल रहा है, कोर्ट शैल नॉट मेक एनी डिक्लेरेशन अगर प्लेंटिफ फर्दर रिलीफ नहीं मांगता है। तो मेन प्रोवाइजो बोल रहा है कि फर्दर रिलीफ नहीं मांगना है, नहीं मांग सकता है, और प्रोवाइजो बोल रहा है कि हम डिक्लेरेशन की जो सूट है डिसमिस कर देंगे अगर फर्दर रिलीफ नहीं मांगा है। तो इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों ही में आपको हार्मनी कैसे क्रिएट करनी है। तो सपोजिंगली फ्रेंड्स, ये एक पर्सन है A और ये कोर्ट में गया है डिक्लेरेटरी डिक्री लेने के लिए किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, डिक्लेयर कर दीजिए। ओके, तो जब ये डिक्लेरेशन की डिक्री फाइल करेगा तो इसको बस एक ही रिलीफ मांगना है। वो कौन सी रिलीफ है, डिक्लेरेशन की, और कोई भी फर्दर रिलीफ ये नहीं मांग सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये सूट आगे बढ़ेगी और अगर ये
इसको फील होता है कि अगर मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि डिक्लेरेशन मेरे ही फेवर में आएगा, तो अगर इसको यहाँ पे ऐसा फील होने लगा है कि ये जो डिक्लेरेशन है वो मेरे ही फेवर में आएगा, तो यहाँ वो कोर्ट से अमेंडमेंट करने बोल सकता है अपने प्लेंट में। अमेंडमेंट फ्रेंड्स ऑर्डर 6 रूल 17 होती है सीपीसी के, अमेंडमेंट की रिलीफ मांग सकता है और अमेंडमेंट करके फर्दर रिलीफ को ऐड करवा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऐड करा सकता है, और अगर उसने अमेंडमेंट नहीं मांगी और फर्दर रिलीफ को ऐड नहीं कराया तो डिफेंडेंट आगे ये ऑब्जेक्शन रेज कर देगा कि ये जो प्लेंटिफ ए है ना, उसने फर्दर रिलीफ नहीं क्लेम किया है। तो अगर कोर्ट को पता चल गया कि आपने नहीं क्लेम किया है, तो इन ऑब्जेक्शंस के बेसिस पे कोर्ट आपका सूट डिसमिस कर देगी डिक्लेरेशन वाला। ओके, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में वो बस डिक्लेरेशन मांगेगा, जब उसे पता चले, उसे लगे कि उसे फील हो कि उसके एविडेंसेस स्ट्रांग हैं, तो अमेंडमेंट करा लेगा ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत, फर्दर रिलीफ क्लेम कर लेगा, और अगर उसने नहीं किया तो डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज करेगा और उसकी जो सूट है डिक्लेरेशन की वो डिसमिस हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है ना? तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे बस वो डिक्लेरेशन ही मांग रहा है, फर्दर रिलीफ उसको आगे ही मांगना है ना? तो इसको हम समझेंगे एक पॉइंट से। फ्रेंड्स, जब डिक्लेरेशन मांगी जाती है ना, तो उसका जो कोर्ट, उसमें जो आपको फ़ी डालना पड़ता है वो बहुत कम होता है, सपोजिंगली 50 रुपीज़ समथिंग। ओके, लेकिन अगर इसमें आप प्रॉपर्टी की से रिलेटेड अदर राइट्स में मांगोगे, जैसे रिकवरी और समथिंग, तो वो कोर्ट फी एक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी और वो सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो वो जो वैल्यू होती है जो कोर्ट फी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाएगी अदर फर्दर रिलीफ्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा हो सकता है ना कि आपके एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग ना ही हो और आपको डिक्लेरेशन ग्रांट ना हो। तो अगर आपको डिक्लेरेशन ग्रांट नहीं होगी तो ये जो फर्दर रिलीफ है ये डिक्लेरेशन पे ही तो डिपेंडेंट है। रिकवरी पोजेशन की तभी कर देगा ना कोर्ट जब आपकी वो प्रॉपर्टी होगी, जब आपके फेवर में डिक्लेयर किया है। तो अगर कोर्ट ने डिक्लेरेशन ही नहीं दिया तो फर्दर रिलीफ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो कोर्ट फी आपने लगाई है यहाँ पे, सपोजिंगली आपने लगाई 1 लाख की कोर्ट फी, तो ये पूरी पानी में नहीं चली जाएगी, ये पूरा वेस्ट नहीं हो जाएगा आपका, है ना? ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इनिशियली इसलिए बोला जाता है कि आप इनिशियली बस डिक्लेरेशन के लिए फाइल करो, और जब आपको लगता है कि आपके एविडेंसेस स्ट्रांग हो तो उस केस में आप अमेंडमेंट करा के आप फर्दर रिलीफ फाइल करो, और उसी वक्त आप फर्दर रिलीफ की जो कोर्ट फी है 1 लाख रुपए तब पे करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये डिक्री ग्रांट हो सकती है और आपका ये जो पैसा है वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपने ये समझ लिया होगा, फर्दर रिलीफ वही रिलीफ होती है जो डिक्लेरेशन पे डिपेंड करेगी। नाउ अब हम समझते हैं रुक्मा बाई वर्सेस लाला लक्ष्मी नारायण। तो इस केस में फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये आया था कि जो फर्दर रिलीफ है वो स्टार्टिंग में कोर्ट इसलिए नहीं क्लेम करने बोलता है, कोर्ट फी बचाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया 1 लाख बच जाएगा आपका, है ना? कुछ भी हो सकता है कोर्ट फी, मैंने एक अजम्पशन लिए कि 1 लाख है तो वो बच जाएगा अगर आपकी डिक्लेरेशन नहीं मिलती है तो। और जब आपको लगता है डिक्लेरेशन मिलने वाली है तो आप कोर्ट फी लगा दो और फिर क्लेम कर लो। और दूसरी, अगर फर्दर रिलीफ नहीं क्लेम की है तो डिफेंडेंट की ड्यूटी हो जाती है ऑब्जेक्शन रेज करना और ताकि डिसमिस हो जाए सूट। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपने फर्दर रिलीफ नहीं क्लेम किया और डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया ना, तो आप इसको वापस से बाद में क्लेम कर सकते हो। अगर डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो आप इसको बाद में क्लेम कर सकते हो, और ऑर्डर 2 रूल 2 का बार नहीं लगेगा। क्योंकि फ्रेंड्स समझो, ऑर्डर 2 रूल 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू, ऑर्डर 2 रूल 2 बस ऑल्टरनेटिव रिलीफ पे लगता है, ना कि फर्दर रिलीफ पे, ठीक है? तो इसलिए फर्दर रिलीफ तो आप फिर भी क्लेम कर सकते हो। तो ये ऑर्डर 2 रूल 2 बोलता है कि ऑल्टरनेटिव रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते, तो फर्दर रिलीफ को मना नहीं करता है। तो अगर फर्दर रिलीफ है तो आप क्लेम कर सकते हो। इसीलिए इस सेक्शन में स्पेसिफिकली बोला गया कि डिफेंडेंट को ऑब्जेक्शन रेज करना है, और नहीं किया तो फिर फर्दर रिलीफ वो बाद में क्लेम कर लेगा, है ना? लेकिन ऑब्जेक्शन रेज कर दी तो उसकी डिक्लेरेशन की सूट डिसमिस हो जाएगी। और ऐसा इसलिए किया गया है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को प्रिवेंट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये देखते हैं कि जो
ये डिक्लेरेटरी डिक्री होती है वो आपकी पॉजिटिव भी होती है नेचर में और नेगेटिव भी होती है नेचर में। नेगेटिव एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कोई हस्बैंड है, ओके, सो उसकी एक वाइफ है, उसे एक कोई भी पर्सन है, वाइफ नहीं है उसकी, वो बोल रही है कि ये मेरा हस्बैंड है, वो बार बार ये क्लेम कर रही है सबके सामने कि एच इज़ माई हस्बैंड। तो कल को ऐसा हो सकता है ना कि एच को उसको मेंटेनेंस देना पड़े, है ना, या फिर प्रॉपर्टी में राइट देना पड़े, तो इसीलिए एच डिक्लेरेशन मांग सकता है आप ये कोर्ट से कि आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि डब्लू मेरी वाइफ नहीं है, मतलब कुछ नेगेटिव में मांग रहा है, लेकिन चूंकि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है तो इसीलिए ये भी ग्रांट कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, so I hope you have understood it. Thank you for watching, and if you like the video, kindly do subscribe to our channel. Thank you.